आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना है सुंदरबन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे नदी नालों से घिरे एक छोटे से गांव झुपड़ी झाड़ा की, जहां का मुख्य व्यवसाय मछली है। विदाधारी नदी में ज्वार के बाद झुपड़ी झाड़ा वासियों में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। सभी मछुआरे नदी में अपने अपने क्षेत्र को बांस और जूट की बनी बेड़ियों से घेर लिए थे, लेकिन इस बार माधव और बंशी ने कहीं भी अपना घेरा नहीं बनाया था, बल्कि उन दोनों ने भोर होने से पहले ही हल्के अंधेरे में नदी में जाकर पूरे नदी से ही मछलियां चोरी करने का मंसूबा बनाया। जिस सुबह की ये घटना है, ठीक उसके एक रात पहले वो दोनों आपस में योजना बनाते हुए अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी माधव बोला, चल दरोगा मान गया है, अगर पकड़े भी गए तो थोड़ा बहुत जेब गर्म करके मामला रफा दफा करा लेंगे। इस पर बंशी बोला, लेकिन फिर गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। तू कुछ ज्यादा ही सोचता है, गांव से कोई नहीं निकालेगा, लेकिन हाँ, अगले दिन सब सतर्क जरूर हो जाएंगे। हाँ, हमें जो भी करना है अंधेरे में ही करना होगा, ताकि किसी को भनक ना लगे। दोनों आपस में खुसफुसाकर बातें करते हुए आ ही रहे थे कि तभी पास का एक इमली पेड़ अचानक हिल उठा। बंशी ने घबरा कर पूछा, ये पेड़ कैसे हिल रहा है? यहाँ तो हवा भी नहीं है। माधव ने बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, कोई जानवर सोया होगा डाल पे, वही हिला रहा होगा। तू कल की सोच। इस पर बंशी बोला, तो जाल बर्तन सब तू लेके आना, बाकी नाव लेकर मैं आ जाऊंगा। हाँ, और साथ में हुक्का भी ले आऊंगा। बस तू घर जाकर दारू पीकर सो मत जाना, 2:30 बजे तक आ ही जाना। कहकर बंशी ने अपना सिर हिलाया। रात के पहर जाल बर्तन हुक्का और लालटेन लिए माधव बहुत देर से बंशी का इंतजार करता रहा। उसने हाथ घड़ी को लालटेन के करीब ले जाकर देखा तो 2:55 हो रहे थे। माधव अकेले में बड़बड़ाते हुए बंशी को कोसने लगा। कहा था कि 2:30 बजे तक आ जाना, 3 बज के मनहूस अब तक नहीं आया, पड़ा होगा कहीं पीकर। माधव मन ही मन आग बबूला हो रहा था। इतने में नाव खींच कर लाते हुए झाड़ियों के बीच से निकलकर बंसी उसके आगे आ खड़ा हुआ। तभी माधव बोला था ना जल्दी आना, चल अब नाव लगा, कुछ घंटों में ही रोशनी हो जाएगी। बंशी चुपचाप बिना कुछ जवाब दिए नाव पानी में रखा। चारों ओर रात का सन्नाटा था। मेढकों की टर टर और झींगुरों की आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं था। झाड़ियों में जुगनू चमक रहे थे। ऊपर तारों से भरा खुला आसमान था और आसमान के बीचों बीच उल्टा चांद ठीक दोनों के सिर पर दिखाई दे रहा था। बंशी नाव के एक कोने पर बैठकर नाव खेने लगा और माधव दूसरे किनारे पर खड़ा होकर लालटेन पास रखकर जाल फेंकने लगा। बीच बीच में माधव हुक्का भी खींच लेता और तभी तभी आवाज में कुछ बातचीत भी कर लेता, लेकिन आज बंशी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और ना ही उसने हुक्के को हाथ लगाया था। सिर्फ माधव के पूछे कुछ सवालों का ही सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे रहा था। साला अभी भी नशे में लग रहा है, इससे बात करना ही वक्त जाया है, माधव ने मन ही मन कहा और मछली पकड़ने लगा। वो जाल फेंकता और बड़ी बड़ी मछलियां नाव में रखे बर्तन में रख छोटी मछलियों को वापस पानी में छोड़ देता। काफी देर तक वो ऐसा करते जाता। अंधेरे में कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, नहीं, कुछ भी नहीं, और अचानक आवाज भी शांत हो गई। वो वापस जाल फेंकने लगा, लेकिन इस बार बर्तन में मछली डालते हुए
कुछ शक से उसने अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला और हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि बर्तन में मछली बहुत कम है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जबकि उसने अब तक जितनी मछली डाली हैं बर्तन लगभग भर जाना चाहिए। फिर भी चुपचाप वो किनारे पर जाकर वापस से जाल फेंका और इस बार अपने कान को सतर्क कर पीछे से आ रही उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज़ बहुत अजीब सी थी, मानो कोई कुछ चबा रहा था। माधव ने ध्यान से सुना और अचानक उसके शरीर के सारे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। वो आवाज़ सचमुच मछली चबाने की थी। माधव का गला सूखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? क्या बंसी पीछे बैठकर कच्ची मछलियां खा रहा है? और खाया भी होगा तो कितना? मैंने तो अब तक कई किलो मछलियां रखी है बर्तन में। नहीं, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। इस बार उसने छोटी बड़ी सभी मछलियों को पानी में गिरा दिया और हल्का सा सिर घुमाकर देखने लगा कि जब सारी मछलियां खत्म हो चुकी तो बंशी क्या करता है। और उसने जो देखा उसके बाद उसके हाथ पैर वहीं थर-थर कांपने लगे। उसने देखा बंशी अपने बाएं हाथ को नाव के नीचे पानी में डालता और झट से कोई मछली पकड़कर मुंह में भर लेता। अब उसका शक यकीन में तब्दील हो गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत है। और तभी उसे याद आ गया कि कुछ घंटों पहले वो दोनों जिस रास्ते से लौट रहे थे उसी रास्ते के एक इमली के पेड़ पर कुछ महीनों पहले झोपड़ी झाड़ा के एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। माधव का शरीर ठंडा पड़ने लग गया। जाल हाथ से छूटने लगा, लेकिन उसने साहस भरी आवाज में कहा, बंसी अब मैं थक गया हूं, अब तू जाल फेंक, मैं नाव खेता हूं। बंशी ने बिना कुछ कहे पतवार माधव के हाथों में दे दिया और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। नाव पानी में डोलने लगी। माधव का हाथ कांपने लगा। उसने अब हिम्मत करके एक लंबी सांस लेते हुए मौका देखकर अपने पूरे बल से बंशी के सर पर पतवार दे मारी। बंशी इससे संभल पाता कि उसने नाव में रखे हुए हुक के स्टैंड को उठाया और उसके नुकीले हिस्से को सीधा बंशी के सीने में घोंप दिया। फिर बिना देर करते हुए जोरदार चिल्लाकर नदी में ही कूद पड़ा। वो तैरते हुए किनारे तक पहुंचा और बिना पीछे मुड़े जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। भोर का उजाला पड़ते ही आसपास के लोग माधव के घर के आंगन में भीड़ जमाने लगे। वो चारपाई पर लेटा था, आंखें लाल और खुली की खुली। शरीर बुखार से तप रहा था और अंग अंग ठंड के कारण ठिठुर रहा था। बंशी भी भागते भागते उसके घर के पास पहुंचा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने माधव के पास जाकर फुसफुसाकर कहा, माफ कर दे भाई, रात को थोड़ा ज्यादा पी लिया था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? माधव बिना कुछ जवाब दिए उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखें कर उसे निहारे जा रहा था। वहीं दूसरी ओर नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों को नदी किनारे एक उल्टी नाव मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के जमाने में मोबाइल फोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी,
जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा,
हाँ हाँ बैठिए, मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था, मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब, आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे, तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ, मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा, तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब, मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था, मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।